हेलो एवरीवन, मिशन बेस में रेज्यूमेस के एक प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे थे। एक बड़ा कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट के बारे में नाम सबने सुना होगा। इस कंपनी का शेयर इतना ऊपर चला गया। अभी अडानी को लेकर एक न्यूज आई थी कि अडानी के शेयर्स की वैल्यू काफी डाउन चली गई। ये शेयर मार्केट होता कैसे है? ये चलाता कौन है? इसमें काम कौन करता है? इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? इसको पूरी चीज को समझने के लिए आपको जरूरी है एक एग्जाम्पल से। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, OLX का, या फिर कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। OLX है, एक तरफ हो आप और एक तरफ हो कोई बेचने वाला। तो OLX पे कोई भी ट्रेड करने के लिए, कोई भी चीज खरीदने बेचने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट बायर चाहिए, सेलर चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये आपका ये यहां पर OLX पे जाएगा, यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर सेल के लिए बोलेगा और ये यहां पर सेल कर देगा। इसी तरीके से Amazon, और यहां पर एक मोबाइल कंपनी है, फॉर एग्जांपल सैमसंग, और ये आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आप यहां पर बेचोगे, आप यहां पर ये सैमसंग बेचेगी, आप ये प्लेटफॉर्म पर आप खरीद लोगे। मैं शेयर मार्केट को OLX से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? मैं शेयर मार्केट को Amazon जैसी ई-कॉमर्स कंपनी से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? शेयर मार्केट, दरअसल शेयर मार्केट का जो पैटर्न है इट इज टू मच सिमिलर। कैसे? जैसे यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यहां पर एक बायर है, जैसे यहां पर एक सेलर है, उसी तरीके से शेयर मार्केट में होता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में होता है। एक सेल करने वाला, एक बायर और एक अगेन प्लेटफॉर्म। सेल करने वाली कौन होगी? आप तो अपने शेयर बेचोगे नहीं कि हमारे घर में तिजोरी में इतना पड़ा हुआ है, मतलब समझो, अंडरस्टैंडिंग। सेल कौन करेगा? शेयर मार्केट। अब यहां पर यदि ये शेयर मार्केट है तो इस शेयर मार्केट में एक कंपनी होगी। कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर सेल करेगी। और ये इंडिविजुअल, ये कौन होगा? बायर क्या कहलाएगा? यहां पर इन्वेस्टर, जो कि बाई करेगा XYZ किसी कंपनी के शेयर्स को। और कोई कंपनी, जो कि कोई भी कंपनी हो सकती है, वो शेयर निकाल सकती है। और एक प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म को यहां पर नाम दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर, जैसे मेरा यहां पे पढ़ाते पढ़ाते मन करा, मेरे को शेयर मार्केट में, आपका पढ़ते पढ़ते मन करा, तो ऐसे साइड में निकाल के आपको शेयर मार्केट के किसी कंपनी के, रिलायंस के या टाटा के शेयर थोड़ी खरीद सकते हो। कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा। हु विल बी इन्वेस्टर? हु विल बी इन्वेस्टर? एंड कंपनी, तो कौन सी कंपनी? विच कंपनी? स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? विच स्टॉक एक्सचेंज? हर नाम में हर किस एक एक पे हर को हम यहां पर डीपली पढ़ेंगे। इन्वेस्टर कौन होगा? इन्वेस्टर के लिए कंडीशन है, इट शुड बी एडल्ट पर्सन मोर देन 18 ईयर्स एंड अबव। उसका पैन कार्ड होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड या फिर ओपन्ड, उसको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टर, फिर कंपनी के बारे में, फिर ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। एनीवन हु इज अबव 18 ईयर्स या 18 ईयर्स एंड अबव, he and she should have PAN card and he already opened a डीमैट अकाउंट, जो कि आप किसी ब्रोकर के पास जाकर खुलवा सकते हो। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? इन्वेस्टर्स को किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए या किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस अकाउंट की जरूरत होती है, उसी को डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट कौन खुलवा सकता है? जिसके पास पैन कार्ड हो, जिसकी एज 18 साल या उसके ऊपर हो। यहां पर एक और चीज आई थी, वो थी आपकी कंपनी। कंपनी को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? देखो, कंपनी के
आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और उस कंपनी का मतलब समझ रहे हो, कंपनी में कुछ लोग होंगे, तो कितने लोग होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ number of persons in that company. It may be one person. It may be, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, एक पर्सन से कोई कंपनी खुलती है? जी हाँ, एक पर्सन से कंपनी खुलती है, मोर देन वन पर्सन। तो जब एक पर्सन कोई कंपनी खोलता है तो उसको बोलते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ये भी तो पूछ सकते हैं कि ये सब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका रीजन बताओ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये कंपनी कौन सी होगी, क्या ये वन पर्सन कंपनी हो सकती है या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर मैं पढ़ाना समझाना चाहूँगा आपको, इसलिए मैंने कहा वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा। तो इसमें दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए कंडीशन है मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मिनिमम 5 लाख का रुपीस का, नॉट डॉलर, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल मतलब उतना पैसा तो उस कंपनी के पास होना ही चाहिए, उतना पूंजी उसके पास होना चाहिए। ये पूरा मैटर है। अब कई बार आप कुछ कई सैकड़ों कंपनीज का नाम सुनते होंगे, लेकिन कभी रिलायंस के पीछे, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना? फॉर एग्जांपल रेजोरेंस की बात करते हैं, तो कभी भी रेजोरेंस के पीछे बात आप पढ़ोगे तो रेजोरेंस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, नो डाउट ये तो प्राइवेट कंपनी है। मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की। ये कंफ्यूज मत होना कि ये प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी, दोनों का रिलेशन गवर्नमेंट कंपनी से हो भी सकता है और नहीं भी। एक गवर्नमेंट, एक पब्लिक कंपनी, ये जो पब्लिक कंपनी है इट में भी गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, और इट में भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। मैं यहाँ पर ऑनरशिप के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट कंपनी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। मिनिमम 2 मेंबर हो और 1 लाख कैपिटल हो, मिनिमम 7 मेंबर हो, 5 लाख कैपिटल हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट इज टाटा कंपनी। कभी भी टाटा प्राइवेट लिमिटेड आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि प्राइवेट, जिन कंपनीज के पीछे जो प्राइवेट कंपनीज होती है जिनमें जो ये वाला स्टेटस रखती है वो अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड बना लिखती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने पीछे कुछ नहीं लिखती। दैट इज टाटा कंपनी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट इज नॉट मेंशन एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन अब आओ रेजोनेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हमारी कंपनी जो है, रेजोनेंस जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कम है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो शेयर मार्केट में जो अपना शेयर निकाल रही थी कंपनी, वो कौन सी कंपनी हो सकती है? ये कंपनी कौन सी होगी? क्या ये 1% कंपनी होगी? क्या ये प्राइवेट कंपनी होगी? क्या ये पब्लिक कंपनी होगी? 1% कंपनी तो निकालेगी नहीं, क्योंकि 1% में तो एक आदमी है, क्या शेयर निकालेगा। प्राइवेट लिमिटेड में कुछ लोग होते हैं, 3 या 4 लोग, जबकि कोई कंपनी शेयर निकालती है तो लाखों लोग, हजारों लोग उसके शेयर खरीदते हैं। तो नो डाउट ये जो कंपनी है, यहां पर किस कंपनी की बात कर रहे थे? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन होगी, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, हमने ऑलरेडी यहां पर देख लिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, कंपनी may be divided into 3 parts. If there is only 1 person, then you may call it 1 person company. और यदि एक से ज्यादा है तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आप अगेन सब डिवाइड कर सकते हो। कम है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है, लेकिन 2 या 5 मेंबर ही हैं या 3 मेंबर्स ही हैं, 3 मेंबर्स में ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वो प्राइवेट कंपनी, 7 से ज्यादा है तो वो। और जो भी पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर मार्केट में अपने शेयर बेच सकते हैं, प्राइवेट नहीं बेचेगी और नहीं बेचेगी।
ये पूरा यहाँ पर समझना था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर हमने यहाँ पर ये पूरा चीज़ पढ़ ली, ठीक है। यहाँ पर आओ, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी आपकी लिमिटेड भी हो सकती है। कंपनी के आपने शेयर खरीदे तो आप बोलोगे कल को घाटा वाटा लग गया तो नुकसान की भरपाई करने आओगे, हाँ जी आएंगे, लेकिन आप बोलोगे हम तो लेकर लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड रूप में ही आएंगे, हम ज़्यादा भरपाई नहीं कर सकते। और दूसरा है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड में फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड जिम्मेदारी, जब किसी कंपनी को नुकसान लग गया, शेयर मार्केट में नुकसान लग गया तो वहाँ पर जो जिम्मेदारी होगी, लायबिलिटी होगी, वो लिमिटेड होगी। जितना उनका शेयर है, जितने की उनको गारंटी कंपनी ने दी है उतना हो सकता है। तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। और अनलिमिटेड जरूरत पड़ेगी तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच देंगे, क्योंकि आपने अनलिमिटेड बात करी। अब हमको एक कंपनी मिल गई, कंपनी कौन सी? पब्लिक कंपनी, जो कि शेयर्स को सेल करेगी। हमें इन्वेस्टर भी मिल गया, पैन कार्ड वाला डीमेट अकाउंट खुला के, लोग डीमेट अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टर बैठा हुआ है, पब्लिक कंपनी बैठी हुई है कि 5,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के मैं शेयर बेचूंगी मार्केट पे। अरे ये शेयर कहां बेचेगी? ये इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट तो खुलवा दिया है, ये किसी कंपनी के शेयर खरीदने होंगे तो कहां खरीदेगा? ये दोनों पहुंचेंगे, इसको शेयर खरीदना है, उसको शेयर बेचना है, तो ये भी जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास और ये भी जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा? अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, जैसे 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 यहां पर OLX था, जैसे यहां पर Amazon था, उसी तरीके से यहां पर स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म which connect to public companies with the investors. इन्वेस्टर्स को पब्लिक कंपनीज या कंपनीज जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाली है, उनसे जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या पूरे देश में एक होता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, उस कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर देखो, तो स्टॉक एक्सचेंज, एक बात तो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको, स्टॉक एक्सचेंज इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म which connect to public companies with investors। इनके एग्जाम्पल है, कई सारे हैं। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 2 नेशनल है। नेशनल कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कई सारे, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज ही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल लेवल पे इनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो एक स्पेसिफाई रीजन की कंपनीज को ही कंसिडर करते हैं, एक स्पेसिफाई रीजन के इन्वेस्टर्स को ही कंसिडर करते हैं। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में आपका हो गया कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, अवध स्टॉक एक्सचेंज, अवध स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो हम रीजनल नहीं पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक साथ पढ़ लीजिए। ये बना था 1875 में और ये बना था 1992 में, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लोड ज़्यादा आने लगा, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पहले हमारे पास केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही एक सिंगल प्लेटफॉर्म था नेशनल लेवल पे। तो 1875 में बना था, तो नो डाउट ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज होगा। पर यहाँ पर एक और चीज़ समझो, ये इंडिया का ही नहीं, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब देखो यहाँ पर चीजें नोटिस करने वाली, इंडिया का लार्जेस्ट है, जबकि ओल्डेस्ट एशिया का है। ओल्डेस्ट एशिया का है, जबकि लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है प्रेजेंट में इंडिया का। 1992 में फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। इस स्टॉक एक्सचेंज को इसलिए याद रखा जाता है, it was the first stock exchange which totally shifted to electronically, जहां पर ई ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। जैसे पहले क्या होता था, शेयर्स खरीदते थे, शेयर बेचते थे, तो उसमें एक सिक्योरिटी जैसे कागज पेन पे लिख लिया जाता के थ्रू लिख लिया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम बदल गया। अब क्या स्टार्ट हुई, आपकी ई ट्रेडिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और तीन बातें, एशिया का ओल्डेस्ट कौन है, भारत का लार्जेस्ट कौन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन था, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशियाज ओल्डेस्ट एंड प्रेजेंटली इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज फेमस है अपने इंडेक्सेस के लिए, और वो इंडेक्सेस हैं सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50। देखो, कोई भी इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर्स का, जैसे आप लेते हो ना ओवरव्यू, किसी होटल में विजिट करते हो तो वहां पर आप उसका ओवरव्यू रिव्यू लेते हो, उसी तरीके से किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, अरे मेरे पास 2000 रुपये पड़े, मैं सोच रहा हूँ किसी कंपनी के शेयर वेयर खरीद लो, तो वो पहले मूड देखेगा शेयर मार्केट का, वो केवल मूड देखेगा। शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू, एवरेज वैल्यू बढ़ सकती है, शेयर मार्केट में शेयर्स की एवरेज वैल्यू कम हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब ये पता कैसे चलेगा, किसी कंपनी के बढ़ रहे हैं, किसी कंपनी के कम हो रहे हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 सबसे बड़ी कंपनीज को मिलाकर उनके शेयर्स में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 सबसे बड़ी कंपनीज लेती है, 30 लार्जेस्ट कंपनीज लेती है, जिनका एमकेप सबसे ज्यादा होता है। एमकेप क्या होता है इसके बाद हम देख लेंगे। 30, ऐसे अभी ये याद रखो कि 30 सबसे बड़ी कंपनीज लेती है, और उन 30 कंपनीज के एक एक के शेयर देखती है। अच्छा, इसका शेयर इतना बड़ा, अच्छा इसका इतना बड़ा, इसका इतना कम हुआ, इसका इतना कम हुआ, और इन सबका एक एवरेज निकाल लेती है, उसी को बोला जाता है। उसके बाद हमें पता लग जाता है कि एवरेज बेसिस पे शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्या कर रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें 30 कंपनीज को ये ले लेंगे, 30 कंपनीज में हर कंपनी का शेयर का वैल्यू देखेंगे, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज जो वैल्यू यदि बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो वो एक इंडेक्स के थ्रू बता देते हैं, और उसी इंडेक्स को नाम जाता है तो सेंसेक्स 30। तो सेंसेक्स 30 इट इज इंडेक्स ऑफ चेंजेस इन वैल्यू ऑफ share of 30 largest companies which are listed on Bombay Stock Exchange। इसी तरीके से निफ्टी 50 क्या हो जाएगा? निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 50 लार्जेस्ट कंपनीज होगी, तो यहाँ 50 इंडिकेट करता है 50 कंपनीज को, और वो कंपनीज होगी 50 लार्जेस्ट कंपनीज, 50 कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है, उनको मिलाकर
उनके शेयर्स का। अब 50 कंपनीज का शेयर एक साथ लेंगे, अच्छा इसका बड़ा है, इसका कम हुआ है, इसका ऐसा, इसका इतना बड़ा, इसका कम हुआ, 50 का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज पता चल जाएगा कि वो वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, और इसी इंडेक्स को नाम दे देते हैं निफ्टी 50। तो ये इंडिया के दो नेशनल लेवल के राष्ट्रीय आपके स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों के बारे में कब बने, इससे कौन कौन से इंडेक्स रिलीज करते हैं, ये मैंने को बता दिया। अब बात करते हैं, हमने सारी चीजें समझ ली, यहाँ पर अब दो चीजें यहाँ पर पता, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, हमने सारी चीज समझ ली, कंपनी कौन सी होगी ये समझ लिया, स्टॉक एक्सचेंज कौन से हो सकते हैं ये समझ लिया, इन्वेस्टर कौन हो सकता है ये भी समझ लिया। पर और अब आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी है, किसी कंपनी को शेयर निकालना है तो वो कैसे निकालेगी, क्या निकालेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको समझनी होगी। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोग सुनते होंगे, इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है। कल को इन्वेस्टर का पैसा किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो डूब गया तो इसकी गारंटी इसको कौन रेगुलेट करेगा। किसी कंपनी ने शेयर निकाला तो वो शेयर्स में कोई घोटाला हो रहा हो तो इसको कौन रेगुलेट करेगा। स्टॉक एक्सचेंज दोनों किसी बायसनेस का शिकार तो नहीं है, वो कंपनी के साथ और इन्वेस्टर दोनों के साथ इक्वली ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज सेबी। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी आपको समझ में आ गया, इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेट किसे करेगा, कंपनीज को। रेगुलेट किसे करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को। प्रोटेक्ट करेगा प्रोटेक्ट टू इन्वेस्टर, अरे जिसका पैसा लग रहा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको भरोसा तो हो कि मैं पैसा लगा रहा हूं, कल को दिक्कत हो गई तो संभालने वाला बेटा है, और संभालने वाले का नाम क्या है, तो इट इज द रेगुलेटरी बॉडी विच रेगुलेट टू बोथ कंपनीज एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये सेबी है। सेबी कब बना था, सेबी 1988 में बना था। 1988 में इसको ऐसे ही बना दिया था, अरे बना देते हैं चलो यार, लोग बाग आजकल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में अहमियत पता चली, बाद में 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया थ्रू सेबी एक्ट 1992। तो बना 1988 में था और स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1992 में। इसमें सेबी एक्ट 1993 के थ्रू। अब इसमें इसका एक चेयरमैन होता है और इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं और इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। अब जब इतना बता रहे हो तो ये नहीं बता सकते क्या कि फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर कितने होते हैं। अरे बेटा, मैं यदि इतना पढ़ा सकता हूँ तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर कितने होते हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं है, इसलिए नहीं बताया जा रहा। फुल टाइम मेंबर कितने भी हो सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जरूरत कितनी है। तो एक चेयरमैन होता है, फुल टाइम मेंबर होता है, एक पार्ट टाइम मेंबर होता है। चेयरमैन वो होता है जिसे शेयर मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिसे जैसे कोई बैंक का एक्स चेयरमैन हो गया या कोई भी इकोनॉमिस्ट हो गया जिसे शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज हो, वो इसका चेयरमैन हो सकता है। अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि सेबी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। ये नहीं पता तो गूगल सर्च इंजन गूगल पे जाओ और थोड़ा सर्च प्रवृत्ति का बनो। तो चेयरमैन फुल टाइम मेंबर्स होंगे और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, इसमें केवल फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इसमें कोई पार्ट टाइम मेंबर नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि इसमें फुल टाइम मेंबर भी होंगे और पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे। तो हमने कंपनी हो गई, इन्वेस्टर भी हम लोग ले आए और दोनों जहां पर मिलेंगे स्टॉक एक्सचेंज में मिल गया। इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए हम लोग सेबी के बारे में भी पढ़ लिया। अब बात करें, कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंपनी का, दैट इज बर्गर किंग।
नाम सुना होगा। अब बर्गर किंग को पैसा इन्वेस्ट करना है, बर्गर किंग को शेयर मार्केट में उतरना है, तो बर्गर किंग किसके पास जाएगा? बर्गर किंग जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब उसकी मर्जी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए, वो कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज के पास जा सकता है। जैसे बर्गर किंग को अपनी कंपनी के शेयर निकालने हैं, तो वो किसके पास जाएगा? वो सीधे इन्वेस्टर के पास तो जा नहीं सकता, उसे ये ही नहीं पता कि इन्वेस्टर कौन होगा, उसे ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टर कितने होंगे, तो वो तो सीधा किसके पास जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए, कौन डिसाइड करेगा? वो खुद। फॉर एग्जाम्पल ये जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो बर्गर किंग कहां पर पहुंच रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। बोलता है कि हमें कंपनी के शेयर निकालने हैं, और पहली बार फर्स्ट टाइम ये बर्गर किंग किसी स्टॉक एक्सचेंज पर के द्वार पे जाता है, तो इसको बोलेगा कि हमें यहाँ पर शेयर निकालने हैं। यूं बोले हमें यहाँ पर, आपके यहाँ पर लिस्टेड होना है, और इधर कौन है? इन्वेस्टर। तो ये बोलेगा शेयर निकालने हैं, अच्छा ठीक है, ये कागज फॉलो कर दो, MOA भर दो, AOA कर दो, ये सब आपके लिए काम का नहीं है, बस समझ लो। MOA AOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये सब साइन वाइन कर लो। तो उसके बाद बर्गर किंग के शेयर्स निकलेंगे कहां पर? पहली बार, फर्स्ट टाइम, यहां पर ये बात नोटिस करना, फर्स्ट टाइम बर्गर किंग के शेयर निकल रहे हैं। कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। क्या ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता था? हो सकता था। बर्गर किंग ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चूज करा इस एग्जाम्पल में। कोई सा भी स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, कंपनी खुद डिसाइड करती है। अब यहां पर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, रोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाता है कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, और उसे पता चला कि बर्गर किंग का आईपीओ आने वाला है। उसे लगा कि यहां पर तो खूब प्रॉफिट होगा, और कंपनी ने बोला कि हमें पैसा चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि हम 500 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगाना चाह रहे हैं या उगाना चाह रहे हैं, हम यहां पर 500 रुपए का एक शेयर बेचेंगे। तो 500 रुपए का एक शेयर हो गया, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 1 करोड़। तो ये बोलेगा अरे मेरे पास 2000 रुपए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि 500 रुपए के 4 शेयर खरीद लूं। ऐसे ही इन्वेस्टर नंबर 2 हो जाएगा, बोलेगा मेरे पास 1500 रुपए हैं, मैं सोच रहा हूँ बर्गर किंग में फायदा हो जाएगा, तो 500 रुपए के 3 शेयर खरीद लेता हूँ। 500 रुपए का एक शेयर 600 रुपए का भी बिका, तो मेरे पास 400 रुपए का हुआ। ये बोलेगा 600 रुपए का बिका, तो मेरे को आपको 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके, नो डाउट इन्वेस्टर मतलब जिसने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया होगा, ये सब ठीक है। ये हो गए यहाँ पे। अब कंपनी बेचने वाली आ गई, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, इन्वेस्टर आ गया। जैसे अब 4 शेयर इसने खरीद लिए, 3 शेयर, 2 शेयर किसी ने, 10 शेयर किसी ने, ऐसे 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 इन्वेस्टर मिलते जाएंगे, कई सारे इन्वेस्टर आते जाएंगे। वो इन्वेस्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं, बर्गर किंग अपने शेयर्स बेच रही है, 1 करोड़ शेयर बेचे, 500 रुपए का एक शेयर बेचा। चूंकि ये फर्स्ट टाइम शेयर बेच रही है, तो ऐसे शेयर को कहलाते हैं कंपनी अपना आईपीओ लाई है। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। बर्गर किंग पहली बार किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाए और अपने शेयर बेचे, पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ क्या हो गया? व्हेन अ कंपनी सेल फर्स्ट टाइम its share on any one stock exchange, तो उसको बोलते हैं आपका आईपीओ। अब हमने तो आईपीओ के साथ एफपीओ भी सुना है। अब ठीक है, जैसे ही इसके 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ शेयर बिक जाएंगे, यानी जैसे ही कंपनी को 500 करोड़ रुपए इसके शेयर बिक गए, तो कंपनी लिस्टेड हो जाती है। तो यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, कंपनी लिस्टेड कब होगी? जब कंपनी अपना आईपीओ लाएगी और उस आईपीओ में जितने वो शेयर बेच रही है वो सारे शेयर बिक जाएंगे, तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे वो कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई कंपनी लिस्टेड कब होती है? उसके आईपीओ के सारे शेयर्स बिकने के बाद। बर्गर किंग का लालच कम नहीं हुआ। बर्गर किंग को लगा अरे 500 करोड़ उगा लिए, 2 महीने में हमने 500 करोड़ उगा लिए, अब ऐसा करते हैं 200 करोड़ रुपए और ले आते हैं।
200 करोड़ रुपए के शेयर और निकाल लेते हैं। बट कंपनी नाउ सेलिंग इट्स शेयर, बट इट इज नॉट फर्स्ट टाइम। ये पहली बार नहीं है कि बर्गर किंग अपने शेयर बेच रहे हो, इसके पहले भी 500 करोड़ रुपए ये उगा चुके हैं, 1 करोड़ शेयर बेच चुके हैं, अभी 200 करोड़ रुपए उगा रहे हैं। अगेन ये बोलते हैं 500 रुपए का फिर शेयर बेच देते हैं, 200 इस बार 500 रुपए के शेयर बेच देते हैं, जितने भी शेयर निकलेंगे तो शेयर्स अगेन बेच देते हैं। जब कंपनी दोबारा जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर बेच रही है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब बोलती है, जैसे बर्गर किंग ने 500 करोड़ रुपए के इस केस में बेच दिया था, लेकिन वो दोबारा आता है कि 500 करोड़ के तो बेच दिए, 200 करोड़ के और बेच देते हैं, तो 500 और 200 700 करोड़ हो जाएंगे हमारे। तो जब नेक्स्ट टाइम जितनी भी बार शेयर बेचेगी तो उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, या उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। अब ये अगेन 200 करोड़, फिर दोबारा आए 100 करोड़ की ओर बेच दे, 250 करोड़ की ओर बेच दे, जितने भी अगली बार जितने भी नए शेयर बेचेगी, फर्स्ट टाइम नए शेयर बिकेंगे, दैट इज आईपीओ। आईपीओ के बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है और उसके बाद कंपनी और नए शेयर लाना चाहती है तो वो सारे कवर होंगे आपके एफपीओ के अंडर। और फर्स्ट शेयर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहां पर आप समझ गए होंगे आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस क्या है। आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम जब शेयर बेचती है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब शेयर बेचती है, इट में बी सेकेंड टाइम, इट में बी थर्ड, फोर्थ, कोई सा भी टाइम, तो आईपीओ एफपीओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी अपने शेयर 3 तरीके से बेच सकती है। पहला पब्लिक को, तो उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। जैसे पब्लिक ने खरीदे थे, इन्वेस्टर कोई सा भी हो सकता था, हमने वहां इन्वेस्टर पे कैप नहीं लगाई थी कि यही इन्वेस्टर होगा, इसी तरीके के इन्वेस्टर होंगे, तो उसको पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में एक तो हो गया आपका आईपीओ, तो पहली बार शेयर बिक रहा है, देन एफपीओ। एक होता है राइट्स इशू, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को 3 तरीके से बेच सकती है। एक पब्लिक ऑफर, कोई भी आओ कोई भी ले जाओ, कोई भी आओ, खुला मैदान है, इट इज ओपन मार्केट, आपका डीमेट अकाउंट है, आप आके खरीद लो। वो कंपनी से भले ही कोई कितना ही प्यार करता हो, उस कंपनी से भले ही कोई कितनी नफरत करता हो, तो कोई लेना देना नहीं है, इट इज टोटली ओपन प्लेटफॉर्म। पहली बार निकाल रहा है तो आईपीओ, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी निकालेगा तो एफपीओ। राइट्स इशू, जब कंपनी अपने जो पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को शेयर बेचे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आओ वापस से, मैंने कहा 500 करोड़ रुपए पहली बार आईपीओ में बेचे। अब कंपनी 200 करोड़ और शेयर मार्केट में रुकाना चाह रही है, शेयर मार्केट में 200 करोड़ के शेयर और बेचना चाह रही है। यदि 200 करोड़ के शेयर बेचने के 2 तरीके हैं। पहला, ये नए लोगों को, ये इन्वेस्टर नए इन्वेस्टर्स को बोले कि आप अपने शेयर हमारे 200 करोड़ के आ रहे हैं, पहले आपने नहीं खरीदा हो तो इस बार खरीद लेना। लेकिन ये भी तो बोल सकती है, जो हमारे जो पुराने जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए में पैसा लगाया था, उन्हीं को बोले इस बार हम और थोड़ा सस्ता दे देंगे आपको, क्योंकि आपने हमारे पास पहले शेयर खरीदे थे, तो पहले हमारे से शेयर खरीदे थे जो ओल्ड इन्वेस्टर, तो ऐसा करेंगे हम एफपीओ में यदि 200 रुपए का बेच रहे थे तो हम आपको 200 की जगह 150 रुपए का ही दे देंगे, क्योंकि आपने पहले भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करा था। जैसे होता है ना, कई बार आप किसी शॉप पे जाते होंगे, भैया हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं, हमें तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, हमें तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, तो यहीं पर है। ये इन्वेस्टर बोले गए, इन्वेस्टर से बोलती है, अरे आप तो कोई कंपनी, कोई दुकान वाला बोलता है हमारे पुराने ग्राहकों के लिए इतना छूट है, तो ये खुद कंपनी खुद बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बर्गर किंग, कि आप हमारे पुराने इन्वेस्टर हो, जब हमने 500 करोड़ रुपए निकाला था तो आपने हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करे थे, इस बार भी आप यदि हमारे यहाँ पर पैसा लगाओगे तो हम आपको थोड़ा सस्ता दे देंगे। तो जब राइट्स इशू, जब अपने ओल्ड इन्वेस्टर्स को ही कंपनी शेयर बेचने लग जाती है। यहां पर भी इन्वेस्टर में पब्लिक लोग आ रहे हैं, यहां पर भी पब्लिक लोग आ रहे हैं। कंपनी को यह नहीं पता कि पब्लिक में इन्वेस्टर कौन होगा, आप होंगे कि मैं होगा। राइट्स इशू में ये नहीं पता कि पहले जो 1 करोड़ लोगों ने शेयर खरीदे थे, उस 1 करोड़ में से कौन से लोग शेयर खरीदेंगे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में पहले ही पता हो जाता है, ऑलरेडी आइडेंटिफाई होता है इन्वेस्टर। ऐसा है कि इतने लाख रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंपनी ए है,
कंपनी बी से बोलेगी यार मेरी 500 करोड़ रुपए की कंपनी है, 500 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपए की कंपनी है, ऐसा करो 20 करोड़ रुपए आप लगा दो। ये बोलेगा मुझे क्या मिलेगा कि 20 करोड़ रुपए आप लगा दोगे तो जो 20% शेयर आपके होंगे ना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना, इतनी बड़ी 20 करोड़ की कंपनी खोल रखी है। अच्छा 20 करोड़, 100 करोड़ में यदि 20 करोड़ रुपए मैं आपको दे दूं तो 20% शेयर मेरा हो जाएगा। हाँ जी 20% शेयर मेरा, तो प्रॉफिट शेयर होगा हमारा। अरे होगा ना, 20% शेयर होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल है भूषण स्टील, लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल। भूषण स्टील ने अपने शेयर्स बेच दिए थे टाटा स्टील को। तो भूषण स्टील एंड टाटा स्टील, भूषण स्टील ने प्राइवेट प्लेसमेंट करा और अपने शेयर बेचे थे टाटा स्टील को। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो कंपनी का शेयर्स कैसे बिकता है, ये यहाँ पर हमने 3 तरीके हैं। पब्लिक को बोल दे, पुराने इन्वेस्टर्स को पकड़ के उन्हीं को बेच दे तो उसको राइट्स इशू। देन इन्वेस्टर 1 या 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, आइडेंटिफाई होना चाहिए इन्वेस्टर। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, बट ऑलरेडी यदि आइडेंटिफाई है तो वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर इसमें कम होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे। जैसे भूषण स्टील में अकेले टाटा स्टील ने इसके शेयर्स खरीद लिए थे। तो ये पूरा आपका शेयर्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको यहाँ पर पढ़नी है, दैट इज बुल एंड बियर। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर 2 तरीके के होते हैं। इट मे बी बुल इन्वेस्टर और इट मे बी बियर इन्वेस्टर। अब देखो, लोग 2 ही तरीके के होते हैं, या तो उनकी पॉजिटिव सोच होती है या उनकी नेगेटिव सोच होती है। 2 ही तरीके के लोग होते हैं, या तो पॉजिटिव सोच वाले या नेगेटिव सोच वाले। बुल इन्वेस्टर जिन लोगों की पॉजिटिव सोच होती है, अरे आज बर्गर किंग का शेयर 500 रुपये में बिका है, अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इसको खरीद लेता हूँ। बर्गर किंग का शेयर 500 रुपये, बर्गर किंग की जगह कोई और कंपनी, रिलायंस का शेयर 500 रुपये का बिक रहा है। मुझे लगता है कि इस बार रिलायंस का शेयर 700-800 रुपये तक चला जाएगा। तो ये क्या है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच होगी तो आप क्या करोगे, रिलायंस के यदि आपके पास 5,000 रुपये हैं तो 10 शेयर खरीद लोगे, आपके पास 50,000 रुपये हैं तो 100 शेयर खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपको होप है। होप काई की? होप कौन सी? पॉजिटिव होप कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे सारे इन्वेस्टर जो पॉजिटिव होप रखते हैं कि आने वाले टाइम में शेयर्स मार्केट में बूम देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, आने वाले टाइम में सेंसेक्स बढ़ेगा, आने वाले टाइम में निफ्टी 50 की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसे सारे इन्वेस्टर्स को क्या बोला जाता है? बुल इन्वेस्टर। दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो सोचते हैं अरे यार 500 रुपये का शेयर है, मुझे लग रहा है ये 500 रुपये का है ना, 100 रुपये में भी नहीं बिकेगा, मेरा नुकसान लगना है 400 रुपये का। ऐसे जिनकी अप्रोच नेगेटिव होती है, जो मार्केट का मूड नेगेटिव समझते हैं, आने वाले टाइम में उनको ये होप रहता है कि आने वाले टाइम में शेयर्स की वैल्यू डाउन होगी। शेयर मार्केट में शेयर्स का टोटल जो वैल्यू है, यदि आज कोई कंपनी का शेयर 500 में बिक रहा है तो वो 100 में बिकेगा, 200 में बिकेगा, लेकिन डाउन होगा। तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच वाले इन्वेस्टर्स क्या कहलाते हैं? बियर इन्वेस्टर। जब मार्केट में इस पॉजिटिव होप वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं और जब वो शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जब मार्केट में इन्वेस्टर्स ज्यादा आने लग जाते हैं, जब मार्केट में पैसा ज्यादा आने लग जाता है, तो फिर उस कंडीशन में मार्केट कौन सा हो जाता है? बुल मार्केट। बुल इन्वेस्टर, बुल मार्केट। जब मार्केट में लोग पैसा अपना विड्रॉ करने लगते हैं, यार ऐसा लग रहा है ये 500 रुपए के 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे बाद में, अभी तो 500 मिल रहे हैं, निकालते जाओ। जब शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने की जगह बायर जाने हो, वापस बाय करने की जगह अपने जो शेयर्स हैं उनको बेच के लोग जाने लगते हैं, ऐसे मार्केट को बोलते हैं बियर मार्केट। तो बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा एक और कंसेप्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करी थी, एम कैपिटल। एम कैप, दैट इज मार्केट कैपिटल। देखो, मार्केट कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, प्राइस ऑफ वन शेयर इन नंबर ऑफ शेयर। मैंने कहा था सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50, 30 ऐसी कंपनी जिनका एम कैप सबसे ज्यादा है, निफ्टी 50 50 ऐसी कंपनी जिनका एम कैप सबसे ज्यादा। तो एम कैप मतलब उनके शेयर्स को जब आप
कि एक शेयर की प्राइस से कर दोगे, तो ये एक तरीके का यूं बोलें कि एक तरीके का टर्नओवर ही है। भाई आप बोलोगे मेरे पास 500 रुपए के 4 नोट है, 2000 का एक नोट है और 100 के 5 नोट हैं, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी कि मेरे पास टोटल कितना पैसा है, ये निकल के आ जाएगा। वैसे ही कंपनी है, मेरे पास इतने शेयर हैं, मेरे पास एक शेयर की वैल्यू इतनी है, दोनों को इनटू कर दूं तो टोटल टर्नओवर, टोटल उस कंपनी का टोटल कितना कलेक्शंस है, टोटल कैपिटल कितना है उस कंपनी का, वो आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एमकेप। फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, एमकेप का प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये आपका एमकेप का फॉर्मूला था। तो आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, ये सारी कंपनी कौन सी होती है, कंपनी कितने तरीके की होती है, इन्वेस्टर कौन हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज, सारी बातें आज हमने पढ़ी। आज के लेक्चर में इतना ही था। इसको शेयर मार्केट का सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करें, वहाँ पर इसी शेयर मार्केट का नेक्स्ट का लेक्चर, जिसमें सिक्योरिटी, डेप्थ सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी, शेयर्स का बाईबैक, ये सब हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।